यूपीएससी की पॉलिटी परीक्षा में 20 में से 19 सवाल सही करना, ये लक्ष्य सुनने में ही मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो दावा करते हैं कि एक वैज्ञानिक रोडमैप के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है। तो आज हम इसी रोडमैप की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ आप कह सकते हैं मेहनत या ज्यादा घंटे पढ़ाई करने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये एक स्मार्ट, एक बहुत ही लक्षित और शायद थोड़ी लीक से हटकर अपनाई गई रणनीति के बारे में। हमारा मकसद इस पूरे प्रोसेस को समझना है ताकि तैयारी का जो एक अनजाना सा डर होता है ना, वो खत्म हो सके। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हमारे सामने एक पाई चार्ट है जो सवालों के स्रोत को दिखाता है, और सच कहूं तो ये काफी चौंकाने वाला है। हम सब तो यही मानकर चलते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बाइबल है। हाँ। लेकिन चार्ट के हिसाब से उससे सिर्फ 50% सवाल आते हैं, सिर्फ 50%। तो फिर बाकी का आधा पेपर कहाँ से आ रहा है? हाँ, और यहीं पर मतलब पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। इसे हम हाइब्रिड अप्रोच कह सकते हैं। हाइब्रिड अप्रोच। देखिए, जो बाकी के 50% सवाल बचे वो कहाँ से आते हैं? उसमें से करीब 25% यानी 5 सवाल वो सीधे सीधे करंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं। वो चीजें जो आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। हर 4 में से 1 सवाल करंट अफेयर्स से। हाँ, इसके बाद लगभग 20% यानी 4 सवाल कहीं और से नहीं बल्कि पिछले सालों के सवालों मतलब PYQs के एक गहरे विश्लेषण से आते हैं। ओके। और आखिर में 5 से 10% का हिस्सा यानी लगभग 2 से 3 सवाल एक ऐसे स्रोत से आते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इंडिया ईयरबुक। तो ये इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है कि सिर्फ एक किताब रट लेने से काम चल जाएगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? हमारे स्रोतों में इसके सबूत भी दिए गए। जैसे 2024 में सेना और नौसेना की रैंक को लेकर एक सवाल आया था। हाँ। सुनने में बहुत रैंडम लगता है, लेकिन वो सवाल शब्द दर शब्द इंडिया ईयरबुक की एक टेबल से उठाया गया था। बिल्कुल। एक और उदाहरण देखिए, 2024 में अनुच्छेद 109 पर एक सवाल था। ये कहाँ से आया? अगर आप 2020 का पेपर देखें तो उसमें अनुच्छेद 110 पर एक सवाल पूछा गया था। अच्छा। और उसके गलत विकल्पों में से एक था अनुच्छेद 109। तो जिसने भी उस विकल्प पर सिर्फ 5 मिनट लगाकर रिसर्च की होगी उसके लिए 2024 का सवाल एक बोनस था। और करंट अफेयर्स वाला उदाहरण भी है, उत्तर पूर्वी परिषद पर सवाल जो सीधे सीधे मणिपुर संघर्ष की खबरों से जुड़ा हुआ था। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक पैटर्न है। यही तो आकर्षक बात है। ये हमें परीक्षक या जो पेपर सेटर है उसकी मानसिकता की एक झलक देता है। वो हवा में इससे सवाल नहीं बना रहे हैं, वो देख रहे हैं कि खबरों में क्या चल रहा है और फिर उस खबर से जुड़े संविधान के स्टैटिक हिस्से को टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या उम्मीदवार पिछले सवालों के विकल्पों को लेकर जिज्ञासु हैं। अगर आपको पता है कि कहाँ देखना है तो ये स्रोत काफी हद तक अनुमानित हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत काफी नहीं है। लेकिन जो 50% है वो भी तो अपने आप में एक पहाड़ जैसा है। 80 चैप्टर्स, क्या उसे पढ़ने का कोई स्मार्ट तरीका है या फिर पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक सब कुछ रटना ही एकमात्र रास्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस रणनीति का दूसरा स्तंभ आता है। देखिए, हमारे सामने एक पिरामिड है जो लक्ष्मीकांत को पढ़ने का एक फिल्टर सिस्टम देता है। इसे 20-30-30 के नियम में बांटा गया है। पिरामिड के सबसे ऊपर हैं 20 अति महत्वपूर्ण अध्याय जिन्हें हरे रंग से दिखाया गया है। ये कौन से अध्याय हैं? मतलब कुछ उदाहरण? हाँ, ये वो अध्याय हैं जिनसे सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि संसद, मौलिक अधिकार, DPSP, संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका। ये किताब का वो हिस्सा है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। इन्हें पूरी तरह से समझना ही होगा। ठीक है, और फिर बीच में 30 चैप्टर का एक बफर जोन है, काले रंग वाला। हाँ, ये काले रंग वाले 30 अध्याय हैं। इनसे सवाल आने की मध्यम संभावना है। अगर आपके पास समय है और आपने हरे जोन वाले चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन असली खेल पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में है, लाल रंग के 30 अध्याय, जिन्हें अनदेखा करें या इग्नोर की श्रेणी में रखा गया है। एक मिनट, 30 चैप्टर्स को पूरी तरह छोड़ देना, ये सुनने में थोड़ा डरावना है। हाँ। हर एस्पिरेंट को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। क्या होगा अगर यूपीएससी ने जानबूझकर उसी रेड जोन से सवाल पूछ लिया? ये डर बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर उम्मीदवार इसी डर की वजह से अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। लेकिन ये सुझाव हवा में नहीं दिया गया है। इन 30 अध्यायों से या तो सवाल आए ही नहीं है
या दशकों में एक आध बार आया है। इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, वो लगभग 0 है। तो सवाल ये है कि आप अपना 100 घंटे का समय उन 20 हरे अध्यायों पर लगाना चाहेंगे जिनसे 10-12 सवाल आने तय है, या उन 30 लाल अध्यायों पर जिनसे शायद एक भी सवाल ना आए। ये एक रणनीतिक फैसला है। मतलब डर पर डेटा को तरजीह देना। चलिए, अब लक्ष्मीकांत के अलावा दूसरे स्रोतों पर आते हैं। आपने इंडिया ईयर बुक का जिक्र किया था, जिसे छिपा हुआ खजाना कहा गया। ज्यादातर लोग तो इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। 1000 पन्ने कौन पढ़ेगा? और यही सबसे बड़ा मिथक है। आपको पूरी 1000 पन्नों की किताब नहीं पढ़नी है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि IYB से सवाल पूछने का ट्रेंड बढ़ रहा है। 2022 में लगभग 6 सवाल थे और 2024 तक आते आते अलग अलग विषयों को मिलाकर 10 सवाल इससे जुड़े थे। लेकिन आपको सिर्फ 3 खास हिस्सों पर ध्यान देना है। कौन सी 3? पहला राष्ट्रीय घटनाओं की डायरी, दूसरा रक्षा यानी डिफेंस, जिसमें सेना की रैंक, कमांड्स वगैरह की जानकारी होती है, और तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक। इसका कोई ताजा उदाहरण है हमारे पास? बिल्कुल। 2024 की परीक्षा में ऑपरेशन सद्भावना पर एक सवाल था। ये लाइन सीधे सीधे इंडिया ईयरबुक के रक्षा वाले अध्याय से उठाई गई थी। जिसने भी वो चुनिंदा 20-30 पन्ने पढ़े होंगे, उसके लिए ये 2 नंबर पक्के थे। ये तो बहुत सटीक रणनीति है। अब बात करते हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs की। सब कहते हैं कि इन्हें सॉल्व करो, पर यहाँ रणनीति कुछ अलग है, कीवर्ड विश्लेषण। इसका असली में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PYQs को मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करके भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें एक जासूस की तरह देखना है। जासूस की तरह? हाँ, हम अनुच्छेद 110-109 वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। 2020 में सवाल था अनुच्छेद 110 पर। ज्यादातर लोग सही जवाब देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक स्मार्ट उम्मीदवार पूछेगा, बाकी 3 विकल्प यहाँ क्यों दिए गए हैं? अच्छा, तो गलत विकल्पों पर भी ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि परीक्षक ने वो विकल्प किसी वजह से ही रखे हैं। उस सवाल में एक विकल्प था अनुच्छेद 109। अगर किसी ने सिर्फ 5 मिनट गूगल करके ये देख लिया होता कि अनुच्छेद 109 क्या है और ये 110 से कैसे अलग है, तो 2024 का सवाल उसके लिए बच्चों का खेल होता। वाह। तो मूल मंत्र यही है, एक सवाल के 4 विकल्प बराबर भविष्य के 4 संभावित विषय। परीक्षक आपको अगले साल के पेपर के लिए इशारे दे रहा है। ये सुनने में तो कमाल का है, पर क्या इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? मतलब हर सवाल के 4 विकल्पों पर रिसर्च करना। ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब है कि आपको ये हर विषय के हर सवाल के लिए नहीं करना है, लेकिन पॉलिटी जैसे विषयों में जहां कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, ये एक बेहद फायदेमंद निवेश है। आप हफ्ते में 2-3 घंटे भी इस काम के लिए निकालते हैं तो आप बाकियों से 2 कदम आगे होंगे। सही है। ये सिर्फ सवालों को हल करना नहीं है, ये परीक्षक की सोच को समझने की कोशिश है। और इस पूरी तैयारी का एक और मुश्किल हिस्सा है इन सब अलग अलग स्रोतों को जोड़ना। मुझे ये हमेशा सबसे मुश्किल लगता था। एक तरफ मैं स्टैटिक पढ़ रहा हूँ जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और दूसरी तरफ अखबार में मणिपुर की खबर है। इन दोनों के बीच का पुल कैसे बनाया जाए? दिमाग में ये कनेक्शन अपने आप कैसे बनेगा? ये कनेक्शन बनाने के लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। जब भी आप अखबार में कोई बड़ी घटना पढ़ें, जैसे मणिपुर का मुद्दा, तो खुद से एक सवाल पूछें, इसका संवैधानिक या वैधानिक पहलू क्या है? ओके। क्या इससे जुड़ा कोई निकाय है, कोई कानून है, कोई अनुच्छेद है? फिर आप PIB या PRS जैसी वेबसाइट्स पर जाकर उस निकाय जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में 5 मिनट पढ़ें। परीक्षा में सवाल मणिपुर की घटना पर नहीं आएगा, सवाल उस काउंसिल पर आएगा। परीक्षक यही देखना चाहता है कि क्या आप खबरों की सतह के नीचे जाकर उसकी मूल तक पहुंच सकते हैं या नहीं। और इसी पूरी रणनीति को एक टाइमलाइन में भी बांधा गया है। 6 महीने का एक प्लान दिया गया है, नींव, फिर अनुप्रयोग, फिर एकीकरण और अंत में परीक्षण। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। पहले 1-2 महीने सिर्फ नींव बनाने पर ध्यान दें, बेसिक NCERT और लक्ष्मीकांत के वो 20 हरे अध्याय। ठीक है। फिर अगले 2 महीने यानी महीने 3 और 4 अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के लिए है। इसमें आप पिछले 10 सालों के PYQs का कीवर्ड विश्लेषण करें और इंडिया ईयरबुक के वो चुनिंदा अध्याय पढ़ें। और आखिरी के 2 महीने? 5वां महीना एकीकरण का है। इस महीने आप करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक नोट से जोड़ना शुरू करते हैं। जो भी पिछले 1 साल में खबरों में रहा है, उसके स्टैटिक हिस्से को रिवाइज करते हैं। ओके।
और छठा और आखिरी महीना सिर्फ और सिर्फ परीक्षण के लिए है। सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ताकि आप परीक्षा के माहौल के लिए तैयार हो सकें। इस पूरी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एक गेमिफाइड चेकलिस्ट मेथड का भी जिक्र है। ये क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, तैयारी का सफ़र बहुत लंबा होता है और अक्सर हमें लगता है कि हम कुछ खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ये चेकलिस्ट मेथड आपको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि या साइकोलॉजिकल क्लोजर देता है। अच्छा। आप एक लिस्ट बनाते हैं, मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ा, इसके PYQ सॉल्व किए। जब आप एक चैप्टर पढ़कर और उसके सवाल हल करके उस बॉक्स पे टिक लगाते हैं, तो दिमाग को एक संकेत मिलता है कि ये काम पूरा हो गया। ये छोटी सी चीज आत्मविश्वास बढ़ाती है। बहुत ज्यादा। ये वो डन वाली फीलिंग है। मुझे याद है, जब मैं तैयारी करती थी तो दिन के अंत में अपनी लिस्ट पे टिक लगाना सबसे संतोषजनक काम होता था। ये आपको अगले दिन के लिए ताकत देता है और डर को कम करता है कि मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा। सही बात है। अब स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, पर परीक्षा हॉल में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सब कुछ बिगाड़ सकती हैं। हमारे सूत्रों में कुछ परीक्षा के जाल और रेड फ्लैग्स का जिक्र है, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, 3 मुख्य जाल हैं जिनसे हर उम्मीदवार को सावधान रहना चाहिए। पहला है शब्दों का सूक्ष्म अंतर, खासकर शैल और मे के बीच। शैल और मे? हाँ, सुनने में ये मामूली लगता है, पर संविधान की भाषा में इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। उदाहरण के लिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सुझाव दे सकती है, मतलब कैन सजेस्ट, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, कैन नॉट रिजेक्ट। अगर सवाल में कैन नॉट की जगह मे नॉट लिख दिया जाए तो पूरा मतलब बदल जाएगा। अच्छा। दूसरा जाल है संवैधानिक बनाम वैधानिक का। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि किसी भी निकाय या कानून का स्रोत क्या है। क्या उसका जिक्र सीधे संविधान में है या उसे संसद ने एक एक्ट बनाकर बनाया है? इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये सिर्फ एक सामान्य कानून नहीं है, ये एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। ये छोटा सा अंतर ही सवाल को सही या गलत करा सकता है। और तीसरा जाल कौन सा है? तीसरा जाल है एक जैसे लगने वाले अनुच्छेदों के बीच भ्रमित होना। जैसे हमने अनुच्छेद 109 और 110 की बात की, दोनों धन विधेयक से जुड़े हैं, पर एक उसकी प्रक्रिया बताता है और दूसरा उसकी परिभाषा। परीक्षक जानबूझकर ऐसे विकल्प देता है। इसलिए जब भी पढ़ें तो फोकस हमेशा मुख्य विवरणों पर रखें। कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, कार्यकाल कितना है और इसका स्रोत क्या है, संविधान या कोई अधिनियम। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी वैज्ञानिक रणनीति को कुछ मुख्य स्तंभों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? हमारे स्रोतों में दिए गए अंतिम रोड मैप के हिसाब से इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, फिल्टर करें। लक्ष्मीकांत के 80 अध्यायों के समंदर में गोते लगाने की बजाय उन 20 उच्च उपज वाले अध्यायों पर अपनी पूरी ताकत लगा दें। ठीक है। दूसरा, विश्लेषण करें। पिछले वर्षों के प्रश्नों को सिर्फ हल न करें, बल्कि उनके विकल्पों की चीरफाड़ करें, क्योंकि भविष्य के सवाल वहीं छिपे हैं। और तीसरा और चौथा स्तंभ? तीसरा, पूरक स्रोत। अपनी तैयारी को सिर्फ एक किताब तक सीमित ना रखें। इंडिया ईयरबुक और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के सारांश जैसे स्रोतों से अपनी जानकारी को मजबूत करें। और सबसे जरूरी और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास करें। इस प्रक्रिया पर, इस डेटा पर और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही अंतिम रणनीति है। ये वास्तव में रटने की पारंपरिक सोच से हटकर एक स्मार्ट, ज्यादा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव है। ऐसा लगता है कि पूरी रणनीति सिर्फ सिलेबस पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि परीक्षक के मनोविज्ञान को समझने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये जानकारी को जोड़ने और इस्तेमाल करने की कला सीखने के बारे में है। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। जरूर। ये सारे स्रोत और रणनीतियां एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती हैं। अगर परीक्षा सिर्फ ये नहीं परख रही है कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये भी कि वो जानकारी को कैसे सोचता है और उसे आपस में कैसे जोड़ता है, तो इसे देखते हुए ये इस बारे में क्या कहता है कि हमारा सिस्टम किस तरह के सिविल सेवक का चयन करने की कोशिश कर रहा है।